गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल का मैथ साइंस टीचर। आज हम लोग क्लास 9th के लिए फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर बुक का 8वां चैप्टर है गति। तो नाम से बच्चों हम लोग परिचित हैं। गति क्या है? सब लोग जानते हैं कि कुछ वस्तु अगर स्थान परिवर्तित कर रहा है, हम लोग देख पाते हैं कि हाँ एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो कहते हैं कि यह वस्तु गति में है। हो सकता है कि वो अपनी इच्छा से गति कर रहा हो, या हो सकता है कि किसी और माध्यम के गति कर रहा हो। जैसे गाड़ी है, गाड़ी भी गति करता है, तो वो अपनी इच्छा से गति नहीं कर सकता। उसमें ईंधन डाला जाता है, फिर कोई ड्राइवर होता है, तो वो गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गति कर पाता है। तो हम लोग इस शब्द से परिचित हैं, गति क्या होता है और विराम क्या होता है। विराम हम लोग समझते हैं जो एक जगह बैठा हुआ है, स्थिर है, कहीं जा नहीं रहा, वो विराम में है। लेकिन जब हम लोग कुछ उदाहरणों पर अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि कुछ चीज़ें जितना आसानी से हम लोग समझ रहे हैं कि ये गति में है या विराम में है, वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानना जरूरी है कि क्या वास्तव में वो गति में है या विराम में है। उसको समझ होनी हमें आवश्यक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग पेड़ को देखते हैं, तो वो तो हमेशा एक ही जगह स्थिर रहता है, तो क्या वो गति करता है कि नहीं करता है। पंखा जब आप चलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो घूमने लगता है, लेकिन पंखा का पूरा जो पोजीशन है वो कहीं जाता नहीं है, तो क्या वो गति नहीं कर रहा है। पंखे का डायना गति कर रहा है, उसके अंदर जो एक्सेल है वो गति कर रहा है। तो इन चीज़ों की समझ बननी चाहिए हमारे अंदर कि कौन सा वस्तु गति कर रहा है और कौन सा वस्तु विराम में है। और उदाहरण लेते हैं हम लोग, बस में हम लोग बैठे हुए और बस गति कर रहा है, यानी हमारे अनुसार बस चल रही है। तो जब बस चल रही होती है, तो हम लोग जब खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं, अवलोकन करते हैं चलती हुई बस से, तो हमें लगता है कि पेड़ पौधे जो हैं, जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में पेड़ पौधे गति कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि पेड़ पौधे गतिमान हैं, गति की अवस्था में। तो क्या वो वास्तव में गतिमान होते हैं? वो तो अपनी जगह स्थिर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो गति की अवस्था में है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ से हम लोग वस्तु का अवलोकन कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर चलती हुई बस में बैठे हुए हैं, तो जो स्थिर वस्तु है वो भी गतिमान लग रहा है। और बस अगर गति कर रही है, हम लोग नीचे खड़े हैं और नीचे खड़े होकर के बस को देखते हैं, तो लगता है कि बस में बैठा हुआ यात्री जो है वो गति कर रहा है। तो गति और विराम दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, हम कहाँ से उसका अवलोकन कर रहे हैं, यानी किस बिंदु से उसकी स्थिति की हम तुलना कर रहे हैं। अगर एक दिए हुए निश्चित बिंदु से कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी जगह को परिवर्तित करता है कुछ समयांतराल में, तो हम लोग कहेंगे कि वह व्यक्ति या वस्तु गति की अवस्था में है। यदि वह कुछ समयांतरालों में, निश्चित समयांतराल में थोड़ी देर के बाद किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु विराम में है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग सूर्य को देखते हैं। सूर्य सुबह में दिखता है पूरब में, और दिन भर लगता है कि घूमते हुए वो फिर पश्चिम में चला जाता है। तो हम लोग को लगता है कि सूर्य गतिमान है, लेकिन वास्तव में सूर्य गतिमान नहीं है। अभी हम लोग जैसे बस में देख रहे थे, बस में बैठे हम लोग जब आगे की ओर जाते हैं, तो लगता है कि पेड़ पीछे की ओर जा रहा है। तो हम लोग अगर पृथ्वी में बस को समझ लें कि पृथ्वी है, तो बस जैसे बढ़ती है तो पृथ्वी भी वैसे ही घूमती रहती है, और जो हमारा पेड़ पौधा था वो स्थिर था, वैसे सूर्य जो है पृथ्वी की तुलना में स्थिर है, और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। तो जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती है, तो हमें लगता है कि उसकी उल्टी दिशा में सूर्य जो है वो गति कर रहा है। सूर्य हमें दिखता है पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए। तो हम लोग अभी एहसास कर सकते हैं कि पृथ्वी किधर से गति करता होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी वो हमें उल्टी दिशा में घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों की ये समझ बनी है कि गति जो है वो किस पर निर्भर करता है, एक निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन होने पर।
समय समयांतरालों में, यानी समान समयांतरालों में या असमान समयांतरालों में। समयांतराल का तात्पर्य क्या है? कुछ देर के बाद। हो सकता है ये समय आपका कुछ सेकंड हो, कुछ मिनट हो, या कुछ घंटे हो, या कुछ साल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ गतियां जो होती हैं काफ़ी धीमी होती हैं, तो उनको हम लोग सालों अवलोकन करते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि वह अपनी स्थिति से परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग कहते हैं कि वो गति की अवस्था में। अगर स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो विराम में है। तो हम लोगों ने यहाँ अभी जाना कि गति क्या है और विराम क्या है। गति क्या है? किसी वस्तु का किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई ना कोई एक फिक्स पॉइंट के से तुलना करके हम लोग गति या विराम की व्याख्या कर पाते हैं। किसी निर्दिष्ट यानी दिए हुए बिंदु के सापेक्ष एक दिए हुए समयांतराल में स्थिति परिवर्तन होने पर वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु का किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष एक दिए हुए समयांतराल में स्थिति परिवर्तन होने पर वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। विराम क्या होगा? जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। किसी वस्तु का किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष एक दिए हुए समयांतराल, यह समयांतराल कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, एक दिए हुए समयांतराल में अपनी स्थिति से या अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, बदलता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु विराम में है। नहीं करता है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में कहा जाता है। तो हम लोगों ने अभी जाना कि गति क्या है और विराम क्या है। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो अपनी जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है तो कुछ न कुछ उसके बीच में दूरी होगा। तो हम लोग जानेंगे अब दूरी क्या होता है और एक नया टर्म है विस्थापन क्या होता है। विस्थापन अगर हम लोग फिजिक्स की भाषा में न जाने, विज्ञान की भाषा में न जाने, तो विस्थापन शब्द से हम लोग परिचित हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ रहता है और यहाँ से उठ के कहीं और वो रहने के लिए हमेशा के लिए चला गया तो कहते हैं कि वो यहाँ से विस्थापित हो गया है। या कहीं रहता था और 2-4 सालों से यहाँ रामगढ़ में आकर रहने लगा तो हम लोग कहते हैं कि उस जगह से विस्थापित होकर के यहाँ आ गया है। तो इस शब्द से हम लोग परिचित हैं। और जब वस्तु गति कर रहा है तो कुछ न कुछ वो दूरी तय कर रहा है, यानी अपने स्थान से जहाँ तक वो पहुँचा है उसको जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यह एक कमरा है, जिस कमरे की, इसका नामकरण कर देते हैं सुविधा के लिए ABCD। ABCD एक कमरा है जिसका फर्श है ये,
ए से बी के बीच की दूरी जो है आपकी मान लेते हैं 20 मीटर है, बी से सी के बीच की दूरी 10 मीटर, और ये आयताकार कमरा है इसलिए ये भी होगा 20 मीटर और ये होगा 10 मीटर। मान लेते हैं एक लड़का, लड़के का नाम कुछ भी मान लेते हैं वो श्याम है। श्याम ए से चलना शुरू करता है, ए से जाता है बी पर, बी से जाता है सी पर और वहीं पे वो रुक जाता है। तो कितना दूरी उसने तय किया, कैसे गया, वो ए से बी और बी से होकर के सी पर गया है। तो वैसी स्थिति में उसके रास्ते की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी और बी सी को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 20 और 10 30 मीटर। यानी ए से सी तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की, श्याम ने 30 मीटर की दूरी तय की। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं ए से वो डी तक पहुंचता है, कैसे, बी होकर के, यानी पहले ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से गया डी पर, तो उसने कितनी दूरी तय की। फिर से हम लोग वापस आते हैं, ए से बी के बीच के रास्ते की लंबाई कितनी है 20 मीटर, बी से सी के बीच 10 मीटर और सी से डी के बीच 20 मीटर। तीनों को जोड़ लेंगे, 20 10 30 और 20 50 मीटर। यानी ए से डी तक जाने में दूरी कितनी हो गई आपकी 20 और 10 30 और प्लस 20, यानी कितना हो गया ये 50 मीटर। अगर वही बच्चा जो है श्याम यहाँ चलता है, बी पे सी पे जाता है, डी पे और फिर ए पर आ जाता है, तो वैसी स्थिति में ए से बी सी डी होकर वापस ए तक आने में तय दूरी हो जाएगी कितनी दूरी वो तय किया, फिर से रास्ते की लंबाई नापेंगे, 20 और 10 30 और 20 50 और 10 60, यानी ये हो जाएगा 20 10 20 फिर से 10, कुल हो जाएगा उसका 60 मीटर। तो दूरी हमारा क्या है, रास्ते की कुल लंबाई है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दूरी, कि दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा गति करने के समय चले गए रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि जो भी भौतिक राशियां होती हैं सबको व्यक्त करने के लिए किसी न किसी मात्रक की ज़रूरत होती है। बच्चों, अगर हम लोग पूछें तुमसे कि बताओ तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, और अगर तुम कह दो 10 किलोग्राम, तो सारे बच्चे हंसने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो उम्र का पैमाना है वो नापने के लिए हम लोग समय का प्रयोग किससे करते हैं, वर्ष से करते हैं, महीनों से करते हैं, किलोग्राम से तो नहीं करते हैं। किलोग्राम से क्या नापते हैं हम लोग, किलोग्राम से हम लोग द्रव्यमान नापते हैं। तो इसलिए जो सही भौतिक राशि का मात्रक है वो व्यक्त करना जरूरी है। वैसे दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। यहां हमने जो m से लिखा है वो उसका संक्षिप्त रूप है मीटर है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, मात्रा होता है, कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो दूरी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। एक नया टर्म है हमारा विस्थापन, उस पे आते हैं हम लोग। विस्थापन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी जगह से जहाँ पर जाकर के वो रहता है उसको हम लोग विस्थापित कहते हैं। तो मान लीजिए अब हम वापस इस पे चर्चा करते हैं। ए से गया पहले बी पर, श्याम कहाँ गया, ए से बी, बी से सी और सी से डी पर गया, वहीं पे वो रुक गया। यानी चलना कहाँ से शुरू किया था उसने, ए से, और रुका कहाँ है, डी पर, यानी विस्थापित होकर वो डी पर रह गया। तो ए से डी के बीच की जो न्यूनतम यानी कम से कम दूरी, ये तो ज़्यादा हो गया ना, कम से कम दूरी कौन सा है, ये वाला है। ए से डी के बीच की दूरी जो है वो कम से कम दूरी है, तो ये उसका होता है टर्म विस्थापन, यानी विस्थापित न्यूनतम दूरी।
अगर मान लेते हैं जैसा कि हमने दूसरा लिखा है, ए से पहले बी गया, सी गया, डी गया और फिर वापस ए पर आ गया। ए से उसने स्टार्ट किया श्याम ने चलना, बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया और वापस ए पर आ गया। तो चलना कहाँ से शुरू किया था उसने? ए से। फिर वापस कहाँ पे है वो? खड़ा कहाँ है? ए पर ही है। तो जहाँ से उसने चलना शुरू किया था और वहीं पर वो खड़ा है, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर वापस यहीं आ गया, तो जहाँ से चला था वहीं के वहीं खड़ा हूँ, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? स्वाभाविक सी बात है, वो कितनी होगी? 0। तो इसलिए विस्थापन वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एक बॉल है, बॉल को हम लोग ऊपर आकाश में उछालते हैं, कुछ दूरी तक जाएगा, क्या वो हवा में उड़ जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, हम लोग परिचित हैं, इस तरह से गेम खेलते रहे हैं बच्चे। बॉल वापस आता, कुछ दूरी तक गया, मान लेते हैं कि वो 25 मीटर दूर तक ऊंचाई तक गया, फिर क्या होगा? वो वापस नीचे आ जाएगा। फिर हम लोगों ने उसे हाथ में पकड़ लिया, तो ऊपर जाने और वापस आने में उसने कितनी दूरी तय की? 25 मीटर ऊपर और 25 मीटर नीचे, तो कुल कितना हो गया? 50 मीटर। और विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ हमारा, यहीं से चलना शुरू किया था और वापस यहीं पर है, तो न्यूनतम दूरी कितना हो गया? 0। तो वैसी स्थिति में विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग यहाँ एक टर्म लिखेंगे, विस्थापन। और विस्थापन की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा गति करने के समय प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, यहाँ ध्यान देना जरूरी है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, दूरियां तो और भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे कम वाली दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है कि किस दिशा में वस्तु मूव करके रुका है, गति करके रुका है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दूरी जो है आपका धनात्मक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर वो नहीं चले, अपनी जगह पर खड़ा रहे, तो वो 0 हो सकता है। विस्थापन आपका क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जिस दिशा में उसने गति आरंभ किया था, उसके अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो ऋणात्मक विस्थापन हुआ है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, और ये हम लोग का कॉमन एक्सपीरियंस भी है, एक समान गति और असमान गति। पंखा जब आप चलाते होंगे, स्विच ऑन करते हैं, तो आप देखते होंगे किसी खास रेगुलेटर पॉइंट पर रख दें, 5 पे, 4 पे, किसी एक पे रख देंगे, तो पंखा जो हमेशा एक ही गति से घूमता रहता है, वो परिवर्तित नहीं करता है। जितनी उसकी दिए हुए समय में जितना तय करता है दूरी, वो उसका निश्चित रहता है। लेकिन अगर आप बस से मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए आप रांची जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमेशा वो एक ही जैसा चाल से चलते रहता है, एक ही दर रहता है आगे बढ़ने का, दूरी तय करने का एक ही दर रहता है? नहीं, कभी वो ज़्यादा तेज चलता है, कभी वो धीमा चलता है। तो ऐसी गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। और जब एक जैसी दूरी तय की जाती है, समान समयांतरालों में जब दूरी तय की गई दूरी बराबर होती है, तो हम लोग कहते हैं उसको एक समान गति। और जब समान समयांतरालों में तय की गई दूरी अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं असमान गति।